जिस दिन मुसलमानों के खिलाफ साजिश होना बंद हो जाएगी, जिस दिन मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना बंद कर देंगे, जिस दिन ईसाइयों के खिलाफ नफरत फैलाना बंद कर देंगे, और जिस दिन ये लोकतंत्र को सही मामले में स्वीकार कर लेंगे और कसम खा करके कहेंगे कि नहीं, हम लोकतंत्र में हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, क्यों नहीं आरएसएस खुद चुनाव में हिस्सा ले लेता? ये पीठ पीछे से ये शिखंडी बन करके आखिर ये शिकार का पार्ट क्यों बनना चाहता है? यही बहुत बड़ा धोखा है। आखिर बीजेपी को कौन चला रहा है? बीजेपी के लिए वोट चोरी का काम कौन कर रहा है? इस जिले से उस जिले तक दौड़ करके नकली वोट डालने का काम कौन कर रहा है? बीजेपी के वोट बनवाने का काम आज की तारीख में कौन कर रहा है? और ये वाइस चांसलर से लेकर के टीचर तक आरएसएस का थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा कोई आदमी है, जिस 8 साल और 12 साल में वो कहीं ना कहीं नौकरी में लगा दिया गया है। जितनी भी संस्थाएं देश की हैं, और फौज, यहाँ तक कि फौज में इन्होंने अपने लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया, आईएएस के लिए की कोचिंग चलाते हैं, और जितनी भी संस्थाएं हर जगह अपने लोगों को इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर दिया है। देश की तमाम संस्थाओं पर कब्जा करते चले जा रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जो रोजाना सुबह ही नफरत की तमाम चीजें शेयर करना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और तमाम लोग जो विरोधी लोग हैं या कोई भी अन्य विरोधी लोग, उनके खिलाफ बड़ी भद्दी विभत्स बातें करने लगते हैं, उसको फैलाने लगते हैं, और करोड़ों की तादाद में एक 1.5 घंटे के अंदर आरएसएस के मुख्यालय में या उनके आईटी सेंटर में बनी हुई चीजें फैल जाती हैं। एक बहुत बड़ी तस्वीर लगातार देखने को मिल रही है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में क्या है। आपने कई बार ये जिक्र भी किया है कि दोनों एक ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ये सब कुछ। अभी मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की जो मुलाकात हुई, मुलाकात के अलावा उन्होंने जो चीजें कही हैं, उन्होंने कहा है कि भाई जो रास्ते में आता है उसे खत्म कर देते हैं। मोहन भागवत ने लेकिन ये बात जो है वो चीन और अमेरिका को लेके आगाह करते हुए कही है। क्या ये बात में कोई दम है? क्योंकि चीन और अमेरिका दोनों सुपर पावर्स में हैं इस दुनिया की, और हम वहां पर उनका मुकाबला अगर प्रैक्टिकली देखें तो कर नहीं सकते। मोहन भागवत जो ये कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, जब इस बात में अभी इतनी क्लैरिटी है ही नहीं चीजों पे? मोहन भागवत जी के बोलने का कोई अर्थ नहीं बचा है। पहले जो संघ चालक हुआ करते थे, वो बहुत भूले भटके, कभी साल 2 साल में कभी कोई बात कहते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और बहुत शांत रहते थे। मोहन भागवत जी लगातार चलायमान रहते हैं और लगातार बयान देते रहते हैं, और खुद अपने अपने बयानों से पीछे भी हटते रहते हैं। मोहन भागवत ने आजकल एक नई कहानी शुरू कर दी है, जगह जगह जाकर के लोगों से चर्चाएं करना, पहले से लोगों को सवाल बांट देना, अपने ही लोगों को बैठाना, उनको सवालों की पर्ची दे देना, और उन सवालों के जवाब दे करके अपनी छवि को साफ करने की कोशिश करना। और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जिसका आरएसएस के मूल विचारधारा से कोई संबंध नहीं है। जहां तक मुख्यमंत्री से मुलाकात का सवाल है, मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि आरएसएस और बीजेपी एक ही है। आरएसएस एक बड़ा बरगद है और बीजेपी उसका एक डाल है। उसके ढेर सारे संगठनों में से बीजेपी उसका राजनीतिक चेहरा है, और उनके इरादों के बारे में, इस राजनीतिक चेहरे के इस्तेमाल के बारे में मैं कई बार कह चुका हूं। दूसरी बात, आरएसएस की कोई अपनी मेंबरशिप ओपन नहीं है, उसका कोई रजिस्टर नहीं है। बीजेपी की मेंबरशिप ओपन है। आरएसएस को अपने बहुत सारे काम जो करने होते हैं, जो उसके इरादे के काम है, वो उन लोगों से कराती है जो कहीं ना कहीं बीजेपी के मेंबर के नाम पर नहीं जाने जाते, लेकिन आरएसएस के मेंबर होते हैं। कल ही मैंने देखा कि लखनऊ में आरएसएस के ये संघचालक महोदय लखनऊ विश्वविद्यालय में चले गए थे। इस वक्त देखने में आ रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, सारे ही विश्वविद्यालय आरएसएस के अड्डे बन गए। आरएसएस के सारे कार्यक्रम विश्वविद्यालयों के जो उनके प्रेक्षागृह हैं उसमें हो रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत घातक है, बहुत बुरा है। विश्वविद्यालयों में शिक्षक के रूप में, कुलपति के रूप में तो ये घुस ही गए हैं, लेकिन साथ साथ उसको आरएसएस के कामों का, आरएसएस के कार्यक्रमों का, आरएसएस के एजेंडे का अड्डा बना दिया है। ये बहुत शर्मनाक है, इसकी निंदा होनी चाहिए, इसका घोर विरोध होना चाहिए। मैं बधाई देता हूं उन छात्रों को जिन्होंने कल लखनऊ विश्वविद्यालय में, चाहे भले उनको लाठियां पड़ी हो, गिरफ्तार कर लिए गए, मुझे मालूम नहीं कि उसका उनको छोड़ा गया कि नहीं छोड़ा गया, लेकिन कल उन्होंने आरएसएस के संघ चालक को लखनऊ विश्वविद्यालय में जाने का घोर विरोध किया, खूब नारे लगाए, और उनके ऊपर देश को तोड़ने और देश में नफरत फैलाने के तमाम आरोप लगाए, जिसको कुछ सोशल मीडिया के लोगों ने केवल दिखाया। मीडिया तो इन चीजों को दिखाता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया, आप जैसे लोगों के जो चैनल्स हैं, इस तरह के लोगों ने उनको कल दिखाया। इसके अलावा कल उन्होंने एक और कार्यक्रम किया, जिसमें अपने ही पिट्ठुओं को बैठाया गया था, तमाम तरह के लोगों को जो आरएसएस से कभी न कभी जुड़े रहे बचपन में या कभी, फिर चाहे भले अधिकारी हो गए हो, चाहे जज हो गए हो, उनको पर्चियां बांट दी गई, उनसे वो सवाल पूछवाए गए और उनके जवाब दिए गए।
लेकिन उन जवाबों का कोई अर्थ नहीं है। मैं पहले भी आपके चर्चा में कह चुका हूं कि आरएसएस के संघ चालक आरएसएस की छवि सुधारने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, और आरएसएस दुनिया की निगाह में जिस तरह खतरनाक संगठन के रूप में निरूपित किया जाने लगा है, उससे बचाने के लिए सारे काम कर रहे हैं। योगी जी की मुलाकात का सवाल है तो मैं कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस दोनों एक है, इनमें कोई फर्क नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और आरएसएस ने अब इन लंबी चौड़ी सरकार में, करीब केंद्र सरकार की 12 साल, उत्तर प्रदेश सरकार के 8-9 साल, इसमें सत्ता का मजा पूरा चख लिया है। अब वो आरएसएस सत्ता से किसी कंडीशन में हटना नहीं चाहती। 7 स्टार कार्यालय बना लिए दिल्ली और नागपुर में, और जिलों जिलों में 5 स्टार कार्यालय इसने खोल लिए हैं, और अनाप शनाप इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि उसके द्वारा वोट चोरी से लेकर जितने तरह के काम हो सकते हैं और बड़े बड़े आयोजन और षड्यंत्र, वो सारे के सारे आरएसएस कर रहा है। तो आरएसएस के संघ चालक की बातों का मैं तो कोई अर्थ नहीं समझता। वो सिवाय अपने चेहरा चमकाने और अपने चेहरे पर पड़ी हुई धूल को साफ करने के इरादे से कही गई बातें हैं, और वो अच्छी अच्छी मीठी बातें कही जा रही हैं। मैं तो तब मानूंगा जब आरएसएस के द्वारा संचालित लाखों व्हाट्सएप ग्रुप, जो रोजाना सुबह ही नफरत के तमाम चीजें शेयर करना शुरू कर देते हैं, कांग्रेस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और तमाम लोग जो विरोधी लोग हैं या कोई भी अन्य विरोधी लोग, उनके खिलाफ बड़ी भद्दी विभत्स बातें करने लगते हैं, उसको फैलाने लगते हैं, और करोड़ों की तादाद में एक 1.5 घंटे के अंदर आरएसएस के मुख्यालय में या उनके आईटी सेंटर में बनी हुई चीजें फैल जाती हैं। जिस दिन वो फैलना बंद हो जाएंगी, जिस दिन मुसलमानों के खिलाफ साजिश होना बंद हो जाएगी, जिस दिन मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना बंद कर देंगे, जिस दिन ईसाइयों के खिलाफ नफरत फैलाना बंद कर देंगे, और जिस दिन ये लोकतंत्र को सही मामले में स्वीकार कर लेंगे और कसम खा करके कहेंगे कि नहीं, हम लोकतंत्र में हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, क्यों नहीं आरएसएस खुद चुनाव में हिस्सा ले लेता? ये पीठ पीछे से ये शिखंडी बन करके आखिर ये शिकार का पार्ट क्यों बनना चाहता है? इसको अगर बहुत दिलचस्पी है राजनीति करने में, इसको खुद चुनाव लड़ लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ मर्ज हो जाए, चुनाव में हिस्सा ले, बाकायदा सरकार चलाए, फिर बड़ी बड़ी बातें करे और नीति निर्धारण करे। अगर उसने कल कहा साफ कि हमारा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ये पार्टी यही तो धोखा है, और को भी समर्थन दे सकते हैं ये लोग, यही तो धोखा है, यही तो धोखा है, यही बहुत बड़ा धोखा है। आखिर बीजेपी को कौन चला रहा है? बीजेपी के लिए वोट चोरी का काम कौन कर रहा है? इस जिले से उस जिले तक दौड़ करके नकली वोट डालने का काम कौन कर रहा है? बीजेपी के वोट बनवाने का काम आज की तारीख में कौन कर रहा है? और ये वाइस चांसलर से लेकर के टीचर तक आरएसएस का थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा कोई आदमी है, जिस 8 साल और 12 साल में वो कहीं न कहीं नौकरी में लगा दिया गया है। जितनी भी संस्थाएं देश की, और फौज, यहाँ तक कि फौज में इन्होंने अपने लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया, आईएएस के लिए की कोचिंग चलाते हैं, और जितनी भी संस्थाएं हर जगह अपने लोगों को इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर दिया है, देश की तमाम संस्थाओं पर कब्जा करते चले जा रहे हैं। अगर इनका राजनीति में कोई रुचि नहीं, ये सब क्यों कर रहे हैं ये लोग? और उसके अलावा आखिर देश की तमाम बड़े मुद्दों पर बोलने की इनको जरूरत क्या है? विदेश नीति पर बोलने वाले एक्सपर्ट ये कौन होते हैं? रक्षा नीति पर बोलने वाले कौन होते हैं? ये वही संघ चालक महोदय हैं जिनका कहना था कि फौज तो तैयार होने में 3-4 दिन लगा लेती है, लेकिन मेरे आरएसएस के लोग तैयार होने में 3 घंटे लगाते हैं। और तब बहुत सारे कार्टून निकल गए थे जिसमें एक फौजी इनसे कह रहा है कि हमारा काम युद्ध करना है, दंगे फैलाना नहीं है, मान्यवर। इस तरह के कार्टून तमाम तरह के निकल गए थे। तो संघ चालक की बातों का कोई अर्थ नहीं रह गया है। एक जमाना था जब उनकी बातों को बड़ी गंभीरता से लिया जाता था, लेकिन वैसे भी पहले संघ चालक से लेकर अब तक चले आई है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद इन्होंने बकायदा सरदार पटेल को लिखित में माफीनामा दिया था, और ये कहा था कि हमारा हत्या से कोई लेना देना नहीं है, और हम तो सांस्कृतिक संगठन है, भविष्य में किसी राजनीति में कोई हिस्सेदारी नहीं करेंगे। देवरस के टाइम में इंदिरा गांधी से माफी मांगी थी आजादी के आपातकाल में, और तब भी कहा था कि हम कभी राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन ये लोग रोज राजनीति में हिस्सा लेते हैं, राजनीति को प्रभावित करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने के सारे कर्म करते हैं। जब चुनाव पास आता है तो इनके संगठन काम करने लगते हैं, जगह जगह इनकी मीटिंगें होने लगती हैं, और ये तमाम बीजेपी के साथ इनकी ज्वाइंट मीटिंगें होने लगती हैं। फिर इसका अर्थ क्या है? जनता ये सब देख रही है। जनता को समझना चाहिए कि इस तरह के लोग 2 मुंह वाले होते हैं, और 2 मुंह वाले कभी अच्छे नहीं होते। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।